G20 को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में उत्साह है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ से ये बात भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान और जो आतंकी संगठन है इस फिराक में लगे हैं कि बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाए। देखिए, जो पाकिस्तान जो कर रहा है वो कोई नई बात नहीं है, वो सन 1947 से कर रहे हैं। वो तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा, इससे वो कभी पाकिस्तान समझौता नहीं कर पाया, और जो भी सत्ता में होगा उसके लिए मजबूरी होगा कि कश्मीर का अलापता रहे। लेकिन भारतवर्ष ने जिस प्रकार से प्रगति की है, आज स्थिति है कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि हम भारत का हिस्सा बने। इस वक्त भारत मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में एक इतनी ऊंची पैदान पर आकर के खड़ा हो गया है कि जो विकसित देश थे, तथाकथित विकसित देश यूरोप और अमेरिका के, वो भी इज्जत और की निगाह से देखते हैं। हमारी इकॉनमी अब यूनाइटेड किंगडम से ऊपर चले गई, स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरे दर्जे पर आ गए। और मुझे लग रहा है कि अगर इसमें G20 के माध्यम से मोदी जी के होते हुए ये मेज़बानी की जा रही है, तो ये भी इस बात का एहतराम है, दुनिया एहतराम कर रही है कि हिंदुस्तान का वजूद और हिंदुस्तान का रुतबा बहुत ऊपर चला गया। ऐसा हो रहा है कि जम्मू में इत्तेफाक से एक ऐसा शहर है कि जहाँ पर 8-10 किलोमीटर रेडियस के भीतर बहुत स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं। यहाँ IIT है, यहाँ IIM है, यहाँ एम्स है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर IIM CSIR है, स्क्वास्ट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है। लेकिन शोध के क्षेत्र में सब अधिकतर काम जो हो रहा है वो अपनी अपनी डोमेन में हो रहा है। अब एक ज़माना आया है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार ये नसीहत करते हैं कि हम साइलोज से निकल करके इंटेग्रेटिव प्रोजेक्ट्स बनाएं। अब कोविड ने हमें सिखाया कि किस तरह से मिलजुल करके शोध हो, मिलजुल करके स्टार्टअप्स हो, मिलजुल के अनुसंधान हो। तो इस तरह से ये विचार आया कि हम ये इनिशिएटिव लें, जम्मू से इसका प्रारंभ करें, क्योंकि 8-10 किलोमीटर के रेडियस में ये सारे टीचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इन्हीं के हेड्स, इनके डायरेक्टर्स हों या वाइस चांसलर हों, उनको यहाँ पर ला करके बिठा करके एक दूसरे को समझा सकें कि किस किस्म का कार्य उनके संस्थानों में हो रहा है और कैसे वो सामूहिक तौर पर, संयुक्त तौर पर, कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव के तहत उसको आगे बढ़ा सकते हैं, टीचिंग के लिए भी, रिसर्च के लिए भी, स्टार्टअप्स के लिए भी। क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट्स हैं, अनेकों ऐसे काम हैं जो शायद अद्भुत हैं, जो शायद देश के दूसरे हिस्सों में नहीं हो रहे। IIM ने अरोमा मिशन को, जो अरोमा मिशन का जन्म इसी IIM से हुआ, पर्पल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट जम्मू कश्मीर से आया। हम चाहेंगे कि आने वाले समय में IIM भी उससे जुड़ जाए, मार्केट मैपिंग हो, किस प्रकार से प्रोडक्ट्स जाने हैं। इसी प्रकार कोविड के लिए IIT की तरफ से वेंटिलेटर्स का इजाद किया जाता है, वेंटिलेटर्स विकसित किए जाते हैं, क्यों ना वो मिलकर के मेडिकल स्कूल्स के साथ काम करें। और इस तरह से एक जॉइंट स्टार्टअप्स के माध्यम से एक सस्टेनेबल स्टार्टअप मूवमेंट, जिसमें एक ल्यूक्रेटिव लाइवलीहुड, जीविका कमाने का एक आकर्षक साधन भी रहे। और मुझे लग रहा है कि ये प्रयोग हमारा सफल रहेगा। इसमें सरकार के प्रतिनिधि, जम्मू कश्मीर सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। बड़ी उत्साहजनक बात है। और देखिए आने वाले समय में किस प्रकार से हाउ इट इवॉल्व्स। आने वाले समय में जो हमारा क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस है, उसमें लिथियम का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है एज ए कॉस्ट इफेक्टिव सोर्स। और इत्तेफाक से आज जो हमारी इस समय बैठक चल रही है, इसमें बाकी वरिष्ठ वैज्ञानिकों के अलावा CSIR की जो वर्तमान डायरेक्टर जनरल हैं, डायरेक्टर जनरल CSI डॉक्टर कलाई सेल्वी, जो तमिलनाडु में पहले शोध किया करती थी अपनी वर्तमान जिम्मेवारी संभालने से पहले, वो लिथियम के ही क्षेत्र में एक्सपर्ट भी मानी जाती हैं और उसी के ऊपर उनका प्रोजेक्ट भी चल रहा है। और हमने उनसे भी ये अनुरोध किया कि वो इसको थोड़ा सा और अध्ययन कर लें। पहले एक्सप्लोरेशन का काम होगा कि क्या उसकी वैल्यू है, उसी प्रकार फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो कब तक संभावना है कि कार्य ये इन फेजेस चलेगा? जिस तरह से हमें अगले मरहले के परिणाम मिलेंगे, उतनी गति भी पकड़ते जाएंगे। यानी अगर अगले परिणाम हमें उत्साहजनक मिले, एनकरेजिंग मिले, तो हम और तेज़ी से बढ़ेंगे। अगर उसमें लगा कि थोड़ी सी कोई कुताही रह गई है तो उसको दुरुस्ती करनी पड़ेगी। लेकिन हमने ये प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन में भी भारतवर्ष काम करना शुरू हो गया। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात की थी। मुझे लगता है आने वाला समय 20-25 साल में ऐसा होगा, ग्रीन हाइड्रोजन हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होगी दूसरे देशों में। डॉक्टर साहब, गगनयान को लेकर अभी भी जो है काफ़ी उत्साह है, जो विज्ञान से जुड़े हुए लोग हैं, काफ़ी रुचि है, तो क्या उम्मीद रख सकते हैं हम कि गगनयान के कब तक शुरुआत? नहीं, आपने बहुत अच्छा
पूछा कि ये पहली बार भारतीय मूल का एक व्यक्ति भारतीय मिशन के माध्यम, वैसे तो एक भारतीय राकेश शर्मा ऐसे 20-25 वर्ष पहले गए थे अंतरिक्ष में, लेकिन वो सोवियत मिशन था। इंडिजिनस मिशन, इंडिजिनस एस्ट्रोनॉट, इंडिजिनस टेक्निकल नो हाउ, इंडिजिनस फंडिंग, ये और प्रधानमंत्री मोदी जी का हम धन्यवाद करेंगे। उन्होंने इसके लिए एक्सक्लूसिव फंडिंग की भी व्यवस्था की, पूरा इसका सहयोग सहायता भी दिया। कोविड के कारण इसमें विलंब हुआ। वैसे जो हमारी इनिशियल प्लानिंग थी उसके तहत हमारी कल्पना थी कि जब आज़ादी के 75 साल मनाए जाए उसी के साथ लगभग गगनयान की भी मिशन हमारी संपन्न हो, लेकिन कोविड के कारण 2 साल का विलंब हो गया। कोविड के दौरान हमारे कुछ एक पोटेंशियल एस्ट्रोनॉट्स प्रशिक्षण ले रहे थे रशिया के एक इंस्टीट्यूट में, गार्की इंस्टीट्यूट में, उनको वापस आना पड़ा। 2 स्टेजेस की ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे एक यहाँ पे। अब वो ट्रेनिंग लगभग मुकम्मल हो गई है। अब हम इस स्टेज पर है कि जो असल गगनयान का मिशन जाएगा, ये बहुत दिलचस्प चीज़ है। उससे पहले हम एक नॉन ह्यूमन 2 मिशन भेजेंगे, क्योंकि जैसे ऊपर जाना लाजमी है उसी तरह से सुरक्षित तरीके से वापस आना भी जरूरी है। क्योंकि जब ये वापस आएगा मिशन तो ये पानी में लैंड करेगा, तो जो हमारा व्यक्ति जाता है ऊपर वो सुरक्षित तौर से लौटे, ताकि उसकी जो इनपुट्स हैं वो भी सिक्योर हैं, उसकी जान भी सिक्योर है और हर चीज़ एक सुरक्षित ढंग से संपन्न हो। उसके लिए 2 मिशन हम भेजेंगे। पहला मिशन टोटली अनमैन्ड होगा और उसके तुरंत बाद हम एक रोबो मिशन भेजेंगे। उसमें एक फीमेल रोबो होगी, वायोमान उसका नाम है। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।